अब मैं आपको धीरे धीरे ऑपरेटरों को समझने की तरफ ले जा रहा हूं, जिसे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि यह जैसे एक स्पिन शून्य ऑपरेटर या एंगुलर मोमेंटम शून्य ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम एक ऑपरेटर इत्यादि की तरह है। यह एक बहुत ही साफ तरीका है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटा ऑपरेटर है जो कि एक स्केलर ऑपरेटर है। जब आप इसे क्लासिकल मैकेनिक्स में एक स्केलर कहते हैं तो आप इसे स्केलर क्यों कहते हैं? क्योंकि आप केवल रोटेशन को देखते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम रोटेशन का जनरेटर है। रोटेशन के तहत एक स्केलर ऑपरेटर समान रहता है। उदाहरण के लिए रेडियल कोऑर्डिनेट वास्तव में 2r.r वेक्टर स्क्वायर रूट का एक डॉट प्रोडक्ट है जो रेडियल कोऑर्डिनेट रोटेशन के तहत नहीं बदलता है, इसलिए आप इसे एक स्केलर कहते हैं। अब हम ऐसे स्केलर्स ऑपरेटरों के साथ संबद्ध चाहते हैं। आपके पास एक पोजीशन ऑपरेटर हो सकता है। सेंट्रल फोर्स की समस्याओं में रेडियल ऑपरेटर, रेडियल कोऑर्डिनेट ऑपरेटर स्केलर ऑपरेटर है, हम यही कहेंगे। लेकिन औपचारिक परिभाषा क्या है? रोटेशन के तहत हमने देखा है कि स्टेट वेक्टर कैसे बदलते हैं और हमें यह देखने की जरूरत है कि एक लीनियर ऑपरेटर किसी भी रोटेशन के तहत कैसे बदलता है। कोई भी लीनियर ऑपरेटर यदि स्टेट वेक्टर रोटेशन के तहत रूपांतरित होता है तो आप जानते हैं कि यह कैसे u2ij.थीटा में क्रॉस द्वारा रूपांतरित करता है। संबंधित ऑपरेटर इसे बदल सकते हैं। तो हम एक ऑपरेटर को स्केलर कब कहते हैं? जब एक प्राइम बराबर होता है a के, तो कोई बदलाव नहीं होता है। एक प्राइम बराबर हो जाता है a के, जिसे हम कहते हैं एक स्केलर ऑपरेटर। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है? केवल जब एंगुलर मोमेंटम के साथ स्केलर ऑपरेटर का कम्यूटेटर शून्य है। आप सभी ने जांच की है कि Li r कोऑर्डिनेट या फंक्शन r रेडियल कोऑर्डिनेट शून्य है, जिसकी आपने यांत्रिक रूप से जांच की है। अब मैं केवल यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्केलर ऑपरेटर वे एंगुलर मोमेंटम जनरेटर के साथ काम करते हैं, जो आपको यह भी बताता है कि जब यह परिवर्तन होता है तो अन्य ऑपरेटर एंगुलर मोमेंटम जनरेटर के साथ यात्रा नहीं करेंगे और वे यात्रा नहीं करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स हमें बताता है कि यदि आपके पास वेक्टर ऑपरेटर या पोजीशन वेक्टर है तो आपको पता है कि उस वेक्टर के पोजीशन कंपोनेंट्स रोटेशन के तहत कैसे बदलते हैं। कोई भी वेक्टर ऑपरेटर जैसे आप ले सकते हैं वेक्टर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक क्षेत्र का मोमेंटम, उन्हें परिवर्तन गुणों को बदलना पड़ता है। परिवर्तन गुण आपके पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स से अलग नहीं होते हैं, इसलिए आपने उन्हें वेक्टर कहा है। यहाँ तक कि वेक्टरों की घोषणा करें कि कुछ और भेद हैं। वे क्या भेद हैं? जो समता में बदलते हैं, जो समता में नहीं बदलते हैं, वे पोलर वेक्टर हैं। अक्षीय वेक्टर उसमें नहीं जाते हैं। कम से कम उचित रोटेशन के लिए तो कोई अंतर नहीं है, और उचित रोटेशन के तहत कोई भी वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स की तरह बदल जाएगा, जिसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स से जानते हैं। स्पष्ट रूप से इस उपरोक्त इक्वेशन में ए अभाज्य नहीं है। आप जानते हैं कि कैसे ए अभाज्य भी रोटेशन के तहत बदलता है। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि विभिन्न पोजीशन निर्देशांक के साथ एंगल मोमेंटम का कम्यूटेटर क्या है। जो कुछ भी मैं पोजीशन ऑपरेटर के कंपोनेंट्स के लिए लिखता हूँ उसे किसी भी वेक्टर ऑपरेटर के लिए रखना चाहिए। यदि आपने नहीं किया है तो आप इसे जांच लेंगे। आपको वापस जाना चाहिए और जांचें। इस i को किसी भी डॉट प्रोडक्ट के साथ जो शून्य है, और आप यह भी दिखा सकते हैं कि इसलिए इसे स्केलर ऑपरेटर कहा जाता है। और j के साथ यदि यह पोजीशन कोऑर्डिनेट है तो आप जानते हैं कि यह क्या है। i h क्रॉस एप्सिलॉन i j के a के
हम इसे एक वेक्टर ऑपरेटर के रूप में कहते हैं। जिसे वेक्टर ऑपरेटर कहा जाता है यदि यह ठीक उसी तरह से व्यवहार करता है जिस तरह से कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर रोटेशन के तहत करता है। तो आप जांच सकते हैं कि जे आई मोमेंटम जे के कंपोनेंट्स के साथ क्या है। ये होगा आई एच क्रॉस एप्सिलॉन आई जे के पी के। एंगुलर मोमेंटम जे आई स्वयं एक वेक्टर ऑपरेटर है जो आपके परिचित एंगुलर मोमेंटम बीजगणित को संतुष्ट करता है। क्या आप जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट कैसे बदलते हैं? हमने यह डेल्टा आर के साथ भी किया था। ठीक उसी तरह करने से डेल्टा ए भी रोटेशन के तहत बदल जाएगा और यदि आप इसे लिखने का प्रयास करते हैं तो आप पाएंगे उसका कम्यूटेटिव ब्रैकेट, क्योंकि डेल्टा आर अगर आपको डेल्टा ओमेगा क्रॉस आर याद है इन्फिनिटिमल रोटेशन के लिए वेक्टर ऑपरेटर के किसी भी डेल्टा के लिए ऐसा करें। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप दोनों पक्षों की तुलना करते हैं तो दोनों पक्षों का मिलान तभी हो सकता है जब यह कम्यूटेटिव हो। इस थीटा को छोटा रखें तो यहाँ एक कम्यूटेटिव ब्रैकेट होता है और वह कम्यूटेटिव आप इसे मुझे दिखा सकते हैं। आपके लिए यह प्रैक्टिस अभ्यास है। मैंने इसे पोजीशन ऑपरेटर के लिए विस्तृत रूप से किया हुआ है, तो आप ये किसी भी वेक्टर ऑपरेटर के लिए करें। कोई भी वेक्टर ऑपरेटर उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए जैसे पोजीशन ऑपरेटर करता है। तो यह एक वेक्टर ऑपरेटर है, यह एक वेक्टर ऑपरेटर है, यह एक वेक्टर ऑपरेटर है। वे सब बदल जाते हैं। जो भी वेक्टर ऑपरेटर है उसे राइट साइड देखा जाना चाहिए। और अगला ऑपरेटर क्या है जिस पर हमें विचार करना चाहिए? हमने स्केलर किया है, हमने वेक्टर किया, तो हमें अब टेंसर्स को देखना चाहिए। उन परिचित टेंसरों में से एक जिसका आप सभी ने अध्ययन किया है वह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर में दो सूचकांक होते हैं। निश्चित रूप से आपने प्रयोगशालाओं में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर काम किया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने बहुत सारी समस्याएं की हैं। यह एक मैट्रिक्स है जितना आप जानते हैं। मैट्रिक्स को कुछ MIJ मैट्रिक्स या IIJ मैट्रिक्स के रूप में लिखा जा सकता है, जहां एक वेक्टर के पास केवल एक इंडेक्स होता है और एक स्केलर में शून्य इंडेक्स होता है। मैं धीरे धीरे आपको आराम से इस अवधारणा पर ले जाऊंगा कि रोटेशन के तहत अलग अलग ऑपरेटरों का व्यवहार अलग अलग होता है। यदि आप दो सूचकांकों के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं और अगर आप रोटेशन करते हैं तो इसके साथ क्या होता है, मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। यदि आप IIJ लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आपने यह सब किया होगा, लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो मुझे ऐसा करने दें। तो मैं AIBJ लेता हूँ और इसे ATIJ कहता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर यह मुझे इसे MRIRJ के रूप में लिखने देता है और सभी सब्ट्रैक्शन के बारे में भूल जाते हैं। और इसी तरह उदाहरण के लिए यदि मैं लेता हूँ A और B जिनकी अनुमति समान है, जब मैं दो इंडेक्स ऑब्जेक्ट पर रोटेशन करता हूँ, जब मैं एक इंडेक्स ऑब्जेक्ट पर रोटेशन करता हूँ तो मुझे A प्राइम आई से RIJ मिलेगा। यह एक रोटेशन मैट्रिक्स है AJ टाइम्स। जब हम इसे करते हैं I प्राइम IJ पर या हम T प्राइम IJ को भी ले सकते हैं। रोटेशन के तहत क्या होता है? RII 1 RJJ 1। इसी तरह यह भी एक R मैट्रिक्स जैसी है। तीन डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स होते हैं? कितने होते हैं? 9। अगर हम इसे वेक्टर
RI ऑपरेटर के रूप में देखते हैं तो एक वेक्टर ऑपरेटर के रूप में इसके कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। यह एक और वेक्टर है जिसमें 3 कंपोनेंट है। 2 वेक्टरों को मिलाना ऐसा है जैसे टेंसर प्रोडक्ट। हमने 2 वेक्टरों को जोड़ा है, यह भी 2 वेक्टरों को जोड़ता है। यह एक वेक्टर है, यह एक वेक्टर है। इस वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। जोड़ना एक टेंसर प्रोडक्ट है। इस कंपोजिशन का डायमेंशन 3x3 है। यहाँ 9 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं जैसा आपने कहा था। कंपोज्ड वस्तु के 9 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स जो बने होते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर से गुणा दूसरे 3 डायमेंशनल वेक्टर से। क्या यह आपकी घंटी बजाता है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं? हमने इसे अनकपल आधार और कपल आधार पर किया है। अवस्था के संदर्भ में हम ऑपरेटरों की रचना भी कर सकते हैं। 2 वेक्टर ऑपरेटर लें और उन्हें लिखें और 2 अनुक्रमित ऑब्जेक्ट प्राप्त करें। और अब हम इसे हल करना चाहते हैं। यह अनकपल है। हम इसे टुकड़ों में हल करना चाहते हैं, जिसे हम कपल मामले के समान कहूंगा। एक टी मैट्रिक्स का निशान है। टी मैट्रिक्स का ट्रेस रोटेशन के तहत क्या करता है? ट्रेस समानता के तहत अपरिवर्तनीय रहता है। टी मैट्रिक्स का ट्रेस रोटेशन के तहत एक स्केलर की तरह व्यवहार कर रहा है। यह एक डायमेंशनल है। यह एक डायमेंशनल है। हम और क्या कर सकते हैं? हम इन 2 वेक्टरों का एक क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। 3 डायमेंशनल में 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है। A क्रॉस B एक वेक्टर है। हम एक एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं जिसे हम एक क्रॉस B कहते हैं। यहाँ कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। एक क्रॉस B में केवल 3 कंपोनेंट हैं और सिमेट्रिक T1 2 T1 3 2 3 और अन्य एंटी सिमेट्रिक 3 कंपोनेंट्स हैं जो एक अंडर रोटेशन की तरह व्यवहार करेंगे। यह एक वेक्टर की तरह व्यवहार करता है। क्या बचा है? हमने एक ट्रेस निकाला। हमने एक एंटी सिमेट्रिक ऑपरेटर को निकाला तो हमारे पास बचा सिमेट्रिक। हमने इसे नहीं निकाला और सिमेट्रिक, और आपको ट्रेस को घटाना पड़ेगा जो कि सिमेट्रिक होगा 3 डायमेंशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? और अगर आप ट्रेस को हटा देते हो, ट्रेस एक कंडीशन है, आप डायगोनल एलिमेंट्स नहीं हटा रहे, इसलिए आपके एंगुलर मोमेंटम में 5 कंपोनेंट्स 5 डायमेंशनल अवस्था को क्या कहा जाता है? J 2 के बराबर है 2J + 1, जो यहाँ कुछ समानता है। हमने क्या किया? हमें कच्चे रूप में एक कंपोजिशन मिली जो 9 डायमेंशनल है। हम एक टुकड़ा बाहर निकालना चाहते हैं जो रोटेशन के तहत अपरिवर्तनीय है, जो एक निम्न डायमेंशनल है। एक और टुकड़ा जो इसके नीचे अपरिवर्तनीय है, वह अपरिवर्तनीय नहीं है, यह रोटेशन के तहत एक वेक्टर की तरह व्यवहार कर रहा है। और फिर दूसरा J बराबर है 2 के, ये J बराबर 1 है और J बराबर 1 है क्योंकि इनके 3 कंपोनेंट्स हैं। जब आप जोड़ते हो 2 ऑपरेटर्स J बराबर 1 और J
जे बराबर 1। तो एंगुलर मोमेंटम कॉम्बिनेशन में हमने क्या संभावनाएं देखी? आपको प्राप्त करना है जे बराबर 1, जे बराबर 2, जे बराबर 0। यह ठीक वही है जो हमें मिलता है, लेकिन वास्तव हमने आपके लिए वह बीजगणित नहीं किया है, हमने बस आपको अनुभव दिया है। सभी ऑपरेटरों के पास केवल इंटीजर एंगुलर मोमेंटम है। आइए हम इसे इस तरह से रखें कि हमारे सभी वेक्टर ऑपरेटर्स, फिजिकल मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन मोमेंटम ऑपरेटर सब कुछ इंटीजर्स हैं। हाँ, हम इसे तकनीकी रूप से इसे L कहना चाहिए जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं और यह एक वेक्टर ऑपरेटर है। कंपोनेंट्स की संख्या, यह एक एनालॉजी है या ऑपरेटरों के बीच एक से एक कॉरस्पोंडेंस भी है। जिस तरह से हमने क्लेबश गॉर्डन मैट्रिक्स किया था, यह सिर्फ आपके लिए है कि आप सोचें अपने सभी स्फेरिकल हार्मोनिक्स के बारे में जो आपने किया, अपने सभी स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो आपने कभी नहीं लिखा है। आपने कभी क्वाड्रेटिक्स नहीं लिया है। अगर आपको याद है कि हमने ऐसा किया था, हमने कहा था कि हम सभी बहुपदों को वेरिएबल x में लिख सकते हैं और 3 डिमेंशनल में भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह वह नहीं है जो आपने लिया था। आपने एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया r थीटा पाई, विशेष रूप से थीटा पाई। इस तरह से आप कह सकते हैं L बराबर 1, L बराबर 2 है। याद रखें, जिस तरीके से आपने ये किया, आपने कभी नहीं लिया। हम बस आपको यह महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ किसी प्रकार का एक से एक कॉरस्पोंडेंस है कि आपके पास एक स्थिति है जे एम। यहाँ एक समान तरीका है जिसमें आप कह सकते हैं ऑपरेटरों एक इंडेक्स के साथ हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि, और दूसरा इंडेक्स जिसे हम कहते हैं क्यू। तो स्केलर ऑपरेटर 0 है 0, वेक्टर ऑपरेटर है 1 कामा क्यू, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। इसमें एक कंपोनेंट है। और अगली बात यह है कि आप उच्च रैंक टेंसर्स प्राप्त करने के लिए वेक्टर की रचना कर सकते हैं। वेक्टर की रचना कर सकते हैं। तीसरे रैंक के टेंसर प्राप्त करने के लिए तीसरा वेक्टर बना सकते हैं। आज हमने जो कुछ भी किया वह AIBJ है, लेकिन आप AIBJCK ले सकते हैं और 3 इंडेक्स ऑब्जेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अगले लेक्चर में इस टेंसर ऑपरेटरों के बारे में और पढ़ेंगे और इस कंपोजिशन को देखें। यदि आप JS स्पिन को जोड़ते हैं तो चीजें जैसे होती हैं वैसे ही इस मामले में भी होंगी। इसी तरह CJ कोएफिशिएंट हल करने में आपकी मदद करेगा।